नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग मुझे सुन पा रहे होंगे। ठीक है, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम भूगोल की एनसीईआरटी का अध्ययन कर रहे हैं, जहां पर हम ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और आप जानते हैं कि हमने ज्योग्राफी के पूरे सिलेबस को कुछ इकाइयों में बांटा है और हम एक जैसे टॉपिक को एक साथ क्लब करके पढ़ रहे हैं। और इसी क्रम में अब हमारी तीसरी इकाई की शुरुआत हम करेंगे। हम थर्ड यूनिट की शुरुआत करने जा रहे हैं और तीसरी इकाई का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें सिर्फ आंतरिक संरचना नहीं है, उसके अलावा इसमें वोल्केनो और अर्थक्वेक ये टॉपिक भी यहीं पर कवर होंगे। तो अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। देखिए, इसमें इस पूरी यूनिट में हमें एनसीईआरटी के 3 अध्याय कवर करना है। एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स को फिनिश करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे छठवीं कक्षा का 5वां अध्याय, 6th क्लास का 5th चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, एक बहुत अच्छा चैप्टर है जो 6th क्लास में दिया गया है। यहाँ 2 बातें हमें स्पष्ट हो जाएंगी। एक तो हमें ये समझ में आएगा कि पृथ्वी में जो 4 परिमंडल हैं, अर्थ में जो 4 अलग अलग स्फेयर हैं, उनका अर्थ क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर मैपिंग की तैयारी होगी। बहुत जो बेसिक लेवल की मैपिंग होती है ना, जो एलिमेंट्री मैपिंग होती है, कितने महाद्वीप हैं, कौन सबसे बड़ा महाद्वीप है, कौन सबसे छोटा महाद्वीप है, कितने महासागर हैं, महासागरों कहाँ कहाँ से लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैपिंग वाला हिस्सा यहाँ से कवर होगा। साथ ही साथ कम से कम हम ये जान पाएंगे कि वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की परतें क्या होती हैं, डेंसिटी क्या होती है। मतलब बहुत अच्छा टॉपिक है जिससे हमें ओशिनोग्राफी, इन्वायरमेंट और साथ ही साथ हमें क्लाइमेटोलॉजी के बेसिक्स का पता चलेगा कि आखिरकार ये मूल रूप से कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो इस टॉपिक को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करनी है 2 अध्यायों की। एक 7वीं क्लास का दूसरा अध्याय, 7th क्लास का 2nd चैप्टर और 11वीं कक्षा का तीसरा अध्याय, 11th क्लास का 3rd चैप्टर, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी से। पीजी का मतलब क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो 11th क्लास में आती है। इन दोनों अध्यायों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना दी गई है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ को एक्सप्लेन किया गया है। और ट्रस्ट में ये भी एक ऐसा टॉपिक होगा जो अगर एक बार आपने एनसीईआरटी से पढ़ लिया, फिर आपको बाहर किसी भी चीज़ से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक यहीं पर कवर हो जाएगा। और हम इसे करंट से भी रिलेट करेंगे। हाल ही में आप जानते हैं कोर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें हमें पता चली हैं, तो उन बातों को भी हम यहाँ पर मर्ज करेंगे और साथ में जोड़ करके देखेंगे कि कौन सा नया डेवलपमेंट कोर को लेकर के आया है। तो ये हमारा करिकुलम रहेगा इस पर्टिकुलर यूनिट का। अब आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे। एक सवाल सिनॉप्सिस को लेकर के आ रहा होगा कि सर वो आपने कहा था कि पिछले टॉपिक का भी आप सिनॉप्सिस देंगे, वो कब तक मिलेगा। विद इन 2 डेज या फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको सैटरडे इवनिंग तक सिनॉप्सिस मिल जाएगा, मतलब कल शाम तक आपको सिनॉप्सिस मिल जाएगा। अगला सवाल टेस्ट को लेकर के आ रहा होगा, सर टेस्ट कब होगा। टेस्ट आपका 2 या 3 तारीख को होगा। उसका कारण मैंने आपको बता दिया था कि टेस्ट मैंने क्वेश्चंस बना लिए हैं, आई हैव क्रिएटेड द क्वेश्चन, बट अभी उनको टाइप होना बाकी है और फिर उनकी फॉर्मेटिंग होना बाकी है, वो बस अभी रह गया है। ठीक है, तो जैसे ही हो पाएगा मैं जल्दी से करा के आपको दे दूंगा, फिर आपका टेस्ट भी हो जाएगा पूरी यूनिट का और साथ ही साथ में हम क्वेश्चन पे डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, लगभग 60 प्रश्न हमने बनाए हैं, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसका डिस्कशन भी हम यहीं पर कर लेंगे। ठीक, चलिए। अच्छा, पीडीएफ अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये शिकायत नहीं रही होगी आपको। सभी लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया होगा, ठीक है, जिसका शुरुआत में स्टार्टिंग में आपने पिक्चर देखा है, और अब सब लोगों को प्रॉपर टाइम से पीडीएफ मिल रहा होगा, कोई भी समस्या नहीं रहनी चाहिए। ठीक, तो अब अच्छे से पढ़िए और आइए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों,
हम तीसरी इकाई का पहला टॉपिक शुरू करेंगे 3.1, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। और जैसा हमने बताया कि ये 6वीं कक्षा का 5वां अध्याय है, ये 6th क्लास का 5वां चैप्टर है। क्या क्या पढ़ना है? तो इस टॉपिक में हमें 5 बातों का अध्ययन करना है। 5 अलग अलग सब्जेक्ट या टॉपिक हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक सामान्य परिचय लेंगे, जनरल इंट्रोडक्शन, जहां पर हम बेसिकली ये समझेंगे कि ये चारों मंडलों की परिभाषा क्या होती है, ये शब्द कहाँ से बने हैं, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, इनके बारे में। फिर हम चर्चा करेंगे स्थल मंडल, लिथोस्फीयर डिस्कस करेंगे। अब जब हम लिथोस्फीयर पढ़ेंगे तो परिभाषा तो यहीं पर क्लियर हो जाएगी। मेन जो यहाँ पर रहेगा वो रहेगा मैपिंग वर्क। यहाँ हर एक महाद्वीप के बारे में बेसिक जानकारी दी गई है। अगर वहाँ पर कोई फेमस माउंटेन रेंज है, अगर वहाँ पर कोई फेमस रिवर है, उसकी बाउंड्री किन महाद्वीपों या किन महासागरों से लग रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन दी मैपिंग पर्सपेक्टिव। तो आज आपको एटलस जरूर खोल के रखनी है। ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर साथ में आपको एटलस खोल के जरूर रखनी है। और आज की क्लास में भी हम अलग से मैपिंग वर्क नहीं करेंगे, आज भी हम कर्क रेखा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आज आपको महासागर और महाद्वीपों की मैपिंग करनी है। आज आपको कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की मैपिंग करनी है दोस्तों, ठीक है? तो बहुत फोकस रह के आप ये मैपिंग करेंगे। फिर तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में, हाइड्रोस्फीयर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि जलमंडल क्या होता है। अगेन यहाँ पर महासागरों की मैपिंग हम करेंगे, ओशियन की मैपिंग के बारे में जानेंगे। फिर हम आगे चलेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे वायुमंडल क्या होता है। और साथ ही साथ 6वीं क्लास की एनसीईआरटी में वायुमंडल की परतों का भी उल्लेख किया गया है, एटमॉस्फेयर की लेयर का भी उल्लेख किया गया है कि साहब 5 परतें होती हैं। शुरुआत कहाँ से होती है? क्षोभ मंडल से, और सबसे अंतिम परत कौन सी होती है? बहिर्मंडल। शुरुआत होती है ट्रोपोस्फेयर से और कहाँ तक जाता है? एग्जॉस्फेयर तक जाता है। तो वो चर्चा भी यहाँ पर की गई है। और आखिरी में हम जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे और हम ये भी समझेंगे कि जीव मंडल को खतरा किन चीज़ों से है। तो हम जानते हैं जीव मंडल को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो जलवायु परिवर्तन से है, वो क्लाइमेट चेंज से है। तो यहाँ पर एक शब्द इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा विच इज ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक भूतापन। तो ये इतनी सारी बातें हमें 6वीं क्लास की एनसीईआरटी से मिलती हैं। हमने पहले भी आपसे कहा था ना कल की क्लास में कि कई बार जब आप 6th क्लास की ज्योग्राफी पढ़ते हो तो लगता है कि इतना सारा कंटेंट है, कैसे छोटे बच्चे इनको याद करते होंगे, क्योंकि ज्योग्राफी भी पढ़ना है उन्हें, हिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है, सोशल साइंस भी पढ़ना है, ये सारी चीजें उन्हें कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक। चलिए तो अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले कुछ बहुत बेसिक बातों की चर्चा करते हैं, सामान्य परिचय की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारी पूरी की पूरी पृथ्वी है, ये जो हमारी पूरी की पूरी अर्थ है, इसमें 4 मंडल पाए जाते हैं, इसमें 4 अलग अलग स्फीयर पाए जाते हैं। सबसे पहला जो मंडल कहलाता है उसे हम कहते हैं स्थल मंडल। इंग्लिश में इसे लिथोस्फेयर कहा जाता है। अब ये जो शब्द है ना लिथोस्फेयर, ये बेसिकली ग्रीक भाषा, एक ग्रीक शब्द से बना हुआ है, एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। उस ग्रीक वर्ड ही है लिथोस, और लिथोस का मतलब होता है पत्थर। पत्थर इंग्लिश में आप इसे कहेंगे स्टोन। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर जितना भी पृथ्वी पर जितना भी ठोस सतह पाई जाती है, बहुत सिंपल परिभाषा, ठोस सतह पाई जाती है, उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। अब इसको हम अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि पृथ्वी की ये जो ठोस सतह है ये मिट्टी और चट्टानों से बनी हुई है। फिलहाल हमें बस इतना याद रखना है कि भूपर्पटी की चट्टान, ठीक है, भूपर्पटी की चट्टान और मिट्टी की
परतों से निर्मित पृथ्वी का ठोस भाग। इंग्लिश में हम इसे लिखेंगे रॉक्स एंड लेयर ऑफ सॉइल ऑफ क्रस्ट विच मीन्स सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ द रॉक एंड लेयर ऑफ सॉइल ऑफ द क्रस्ट इज नोन एज द लिथोस्फीयर। तो हम भी जानते हैं स्थल मंडल का सीधा सा मतलब हुआ कि जो पूरा स्थलीय भाग है उसे हम स्थल मंडल कहते हैं। जितनी भी चट्टानें इसमें आती हैं, मिट्टी की परतें आती हैं, वो सभी स्थल मंडल का भाग कहलाता है। अब इसमें दूसरा जो शब्द है वो शब्द है दोस्तों वायुमंडल, जिसे इंग्लिश में हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दोस्तों ये भी ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना हुआ है और ये शब्द है एटमोस, और एटमोस का अर्थ होता है वाटर, अर्थात जल। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए जो वायु सॉरी एटमोस का मतलब होता है वेपर, वेपर वास्प। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, पृथ्वी के चारों ओर जो गैसों का आवरण पाया जाता है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। अभी और डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर तीसरा एक शब्द है दोस्तों, और ये शब्द है जलमंडल, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। ये भी एक ग्रीक भाषा के शब्द से बना है और शब्द है ह्यूडोर, और ह्यूडोर का अर्थ होता है वाटर। ह्यूडोर का अर्थ क्या होता है? वाटर, अर्थात जल। ओके, और फिर आखिरी में एक शब्द आता है दोस्तों, और ये शब्द है जीव मंडल, जिसे इंग्लिश में बायोस्फीयर कहा जाता है। यह भी एक ग्रीक शब्द से मिलकर के बना है जो है बायोस, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस का मतलब होता है लाइफ। मतलब क्या होता है? लाइफ। तो अभी हमें बस इतना पता चलना चाहिए कि सर हमारी पृथ्वी को 4 अलग अलग मंडलों में बांटा गया है। हमारी जो अर्थ है उसे 4 अलग अलग स्फीयर में बांटा गया है। पहला है लिथोस्फीयर, यह शब्द ग्रीक भाषा के लिथोस शब्द से बना है। दूसरा है एटमॉस्फेयर, यह ग्रीक भाषा के एटमोस शब्द से बना है। तीसरा है हाइड्रोस्फीयर, यह ग्रीक भाषा के ह्यूडोर शब्द से बना है। और चौथा है जीव मंडल बायोस्फीयर, यह भी ग्रीक भाषा के बायो शब्द से बना हुआ है। अब एक एक करके हम इनकी परिभाषाएं पढ़ेंगे, एक एक करके हम जानेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, लिखा भी हुआ है बहुत बेसिक तरीके से। ओके, 4 मंडल हैं, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल और जीव मंडल। अभी इनकी परिभाषाएं नहीं पढ़ना है, एक एक समझेंगे फिर इनकी परिभाषाओं को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अब हमारे दूसरे टॉपिक पर हम आते हैं, और हमारा दूसरा टॉपिक है लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। हम पृथ्वी के पहले मंडल की चर्चा अब करेंगे, अर्थात हम लिथोस्फीयर या स्थल मंडल को डिस्कस करेंगे। तो समझो, सबसे पहले ना जब भी ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, और अब धीरे धीरे ना आप उस ज्योग्राफी की ओर बढ़ रहे हो जो हमारे लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है, तो जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हो ना, पहले हमेशा चीज़ों को इमेजिन करो कि सर हमारे आसपास ये चीज़ें किस रूप में पाई जाती हैं। तो जैसे ही आप ये शब्द सुनते हो स्थल मंडल, दिमाग में क्या आना चाहिए? सर स्थल मंडल मतलब ठोस सतह, जहां पर हम इजीली चल सकते हैं, जहां पर हम रोड बना सकते हैं, सर जहां पर हम दूसरी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला दिमाग में शब्द क्या आया कि सर स्थल मंडल का मतलब हुआ कि ये पृथ्वी का ठोस हिस्सा है। ये पहला पार्ट आना चाहिए। सर इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, इट इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ।
तो अगर ठोस हिस्सा है तो किसी ना किसी चीज से तो बना होगा। तो आपने देखा कि यार जिस जमीन पर हम खड़े हुए हैं वहां पर क्या पाया जाता है, तो दो ही चीजें मिलेंगी जब आप इस जमीन को देखोगे। या तो यहां पर आपको चट्टानें मिलेंगी, या तो यहां पर आपको रॉक्स देखने मिलेंगी, या फिर मिट्टी की परतें देखने मिलेंगी, या फिर लेयर ऑफ सॉइल देखने मिलेंगी। लेयर ऑफ सॉइल देखने मिलेगी। तो क्या अब यहां से आप परिभाषा नहीं बना सकते? अच्छा, एक छोटी सी बात और, फिर 1 मिनट की बात करना है मुझे आपसे, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, अभी ना ज्योग्राफी में अब आप परिभाषाएं पढ़ना शुरू करना है आपको। बहुत सारी परिभाषाएं अब आप पढ़ोगे और आपको उन्हें यूज भी करना है एग्जाम में। तो कई बार यह समस्या आती है कि सर हम एक टॉपिक समझ तो लिया है, सर बहुत अच्छे से मुझे पता है वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल की परतें क्या होती हैं, क्योंकि जिस भाषा में कोई भी शिक्षक आपको समझाता है इंक्लूडिंग मी, हम हमेशा आपको आसान भाषा में ही समझाते हैं और वही बेहतर तरीका है। लेकिन जब हम पेपर देने जाते हैं सर, तो वहां ना हमें वो शब्द नहीं आते, वो जो एक्चुअल वर्ड होते हैं वो हमें नहीं आते, और हम परिभाषाएं भूल भी जाते हैं। सर क्या तरीका है? देखिए, जब भी आप किसी भी परिभाषा को याद करें, हमेशा उसे ब्रेक किया करो, 2 या 2 से ज्यादा भागों में उसे पहले तोड़ दिया करो और फिर जाकर के एक परिभाषा बनाया करो। जैसे हमने लिथोस्फीयर के साथ किया। हमने क्या किया? हमने लिथोस्फीयर का पहले एक बेसिक वर्ड पकड़ा कि सर ये जो है ये ठोस इलाका है, ये पूरा का पूरा सॉलिड पोर्शन है। फिर ये देखा किससे बना हुआ है? सर ये चट्टान और मिट्टी की परतों से बना हुआ है, रॉक ऑफ लेयर ऑफ द सॉइल से बना हुआ है। अब इसकी परिभाषा बनाओ। अब आप लैंग्वेज में इसको पिरोने की कोशिश करो। तो अब आप परिभाषा बनाओगे कि पृथ्वी का ठोस भाग जो चट्टानों और मिट्टी की परतों से निर्मित है, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज मेड अप ऑफ द रॉक एंड लेयर ऑफ द सॉइल। ये वो परिभाषा है जो 6वीं कक्षा की एनसीईआरटी में दी गई है। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं ये बात क्लियर है। तो सर इसमें क्या क्या आता है? अब एक इंटरेस्टिंग बात और सुनो। लिथोस्फीयर में सिर्फ महाद्वीप नहीं आते, लिथोस्फीयर को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक तो इसमें है बड़े स्थलीय भाग, एक इसमें क्या शामिल है? बड़े स्थलीय भाग, लार्ज लैंड मास। ठीक है, और बड़े स्थलीय भागों को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे हम महाद्वीप कहते हैं, इसे हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। और हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में 7 बहुत बड़े बड़े स्थल खंड हैं। देयर आर 7 लार्ज लैंड मासेस ऑन द अर्थ विच इज नोन एज द 7 कॉन्टिनेंट। लेकिन दूसरा एक और चीज पाई जाती है कि जो महासागरीय बेसिन है वह भी दोस्तों महासागरीय बेसिन, जो ओशनिक बेसिन है वह भी स्थल मंडल का हिस्सा होता है। मतलब ये हुआ कि दोस्तों महासागर की जो सतह है जिस पर पानी भरा रहता है, जो पानी है वो हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है, लेकिन जो पूरी की पूरी सतह है वो किसका हिस्सा है? स्थल मंडल का हिस्सा है। देखो, अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो पहले हमें यह लगता था कि महासागरों का मतलब है कि जितनी गहराई तक पृथ्वी है, मतलब जितना अर्थ की डेप्थ है उतनी ही महासागरों की गहराई है। शुरुआत में तो हमें यही लगता था ना, कम से कम महासागरों के बारे में। फिर धीरे धीरे हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तब हमें पता पड़ा कि नहीं, महासागर के नीचे भी एक सतह है, जिसे अभी हम आगे पढ़ेंगे ना, तो एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आगे आप याद रखना, अबाइजल प्लेन, जिसे महासागरीय मैदान कहा जाता है। तो वो महासागर की सतह है, उसके ऊपर बहुत ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है जिसे हम महासागर कहते हैं। तो जो स्थान है नीचे वो स्थल मंडल है, और जो उसमें पानी भरा हुआ है वो जलमंडल का हिस्सा है। तो ये छोटी सी बात आपको याद रखना है कि स्थल मंडल में सिर्फ महाद्वीप नहीं आते, स्थल मंडल में महासागरीय बेसिन भी आता है, ओशनिक बेसिन भी आता है, जिसके ऊपर पानी भरा हुआ है। ठीक है, महासागर नहीं आएंगे, जिसके ऊपर महासागर है तो वो मैदान, वो इलाका,
वो इसका हिस्सा है। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग बात यहीं पर थोड़ी लिथोस्फीयर के बारे में। देखिए, लिथोस्फीयर में ना जब भी किसी चीज को मापा जाता है तो हमेशा उसकी ऊंचाई और गहराई की बात की जाती है। हमेशा उसकी ऊंचाई और गहराई की बात की जाती है कि फला पर्वत इतना ऊंचा है, समुद्र में फला गड्ढा है वो इतना गहरा है। दो ही तरीके से बात की जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर अगर किसी भी भाग की ऊंचाई या गहराई मापना है तो कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा आपको। जैसे आपने कहा कि सर यहां पर ना एक माउंटेन है, सर यहां पर एक प्लेटू है, यहां पर एक छोटा सा मैदान है, इस तरीके से। तो अगर आपको इनकी ऊंचाई मापनी है तो एक आधार तो बनाना पड़ेगा कि किससे कितना ऊंचा। तो ये देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि जो समुद्र का तल है, जो ओशियन का सरफेस है, वो हमेशा हर जगह एक जैसा ही रहता है, ऑलमोस्ट इक्वल रहता है। तो ये डिसाइड किया गया कि हम पृथ्वी पर जब किसी भी चीज की ऊंचाई या गहराई मापेंगे तो वो हम समुद्र तल को आधार बना करके मानेंगे, वो हम ओशियन सरफेस को बेस बना करके मानेंगे। क्यों? क्योंकि पूरी पृथ्वी पर यह देखा गया है कि सामान्यतः जो समुद्र तल होता है, जो ओशियन सरफेस होता है, उसकी ऊंचाई हर जगह समान होती है, वो ऑलमोस्ट हर जगह इक्वल होता है। थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा पर ऑलमोस्ट वो इक्वल ही होता है। तो जब भी हम कहते हैं ना कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो पूरा सेंटेंस ये है कि समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ? आप ऐसे गए, आपने माउंट एवरेस्ट को उठाया और उठा करके आपने कन्याकुमारी में रख दिया, बिल्कुल समुद्र के सामने। तब आप कहोगे ये समुद्र है और समुद्र से 8,848 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट है। क्लियर? तो हर जगह पर जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से ही मापी जाती है। भारत में सामान्यतः चेन्नई के समुद्र तल से ये ऊंचाई मापी जाती है। अब इसमें एक और चीज आप समझें कि इसी आधार पर पता लगाया गया कि जो हमारा स्थलीय भाग है, जो हमारा लिथोस्फीयर है, इसका हाईएस्ट अर्थात सबसे ऊंचा हिस्सा, और फिर पता लगाया गया इसका डीपेस्ट, जिसे ग्रेटेस्ट डीप भी कहा जाता है, अर्थात सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है। तो मैपिंग हुई और मैपिंग करके हमें पता पड़ा कि हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊंचा हिस्सा है उसे कहा जाता है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंचाई है? तो समुद्र तल से 8,848 मीटर। अब में से कुछ लोग कहेंगे सर हाल ही में ये 50 हो गया है, 50 हो गया है, पर स्टिल अभी भी गवर्नमेंट के डेटा में आपको 48 ही दिखता है। ऑब्वियसली 50 हो गया होगा क्योंकि लगातार माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है। और अगले टॉपिक में जो अगली यूनिट है उसमें हमें यही पढ़ना है कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कैसे बढ़ रही है। कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में स्थित है और ये हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है। इट इज द पार्ट ऑफ हिमालयन माउंटेन रेंज। मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अर्थ। तो जवाब होगा माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालय में स्थित है और हिमालय में भी नेपाल वाले इलाके में स्थित है। ठीक है। दूसरा फिर पूछा गया कि सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है, तो इसकी भी खोज की गई। तो प्रशांत महासागर में दोस्तों, पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशियन में एशिया का एक देश है फिलीपींस। फिलीपींस, तो फिलीपींस के पूर्व में, ईस्ट ऑफ द फिलीपींस, एक बहुत गहरा गड्ढा मिला जिसे नाम दिया गया मैरियाना। इसे एक और नाम दिया जाता है चैलेंजर गर्त। इसकी जो गहराई है दोस्तों वो लगभग 11,000 मीटर है। एग्जैक्टली शायद 11,022 इतना कुछ है, पर लगभग इसकी गहराई कितनी है? 11,000 मीटर है, 11,000। मतलब अगर आप एक ग्राफ बनाओ
जिसमें आप पृथ्वी के सबसे ऊंचे और सबसे गहरे भाग को रिप्रेजेंट करो तो कैसे होगा? आप इस तरह से बनाओगे माउंट एवरेस्ट, ये सबसे ऊंचा हिस्सा है, और इस तरह से आप बनाओगे मैरियाना ट्रेंच। क्या नाम दोगे? सर इसे हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट, ठीक है। और ये क्या होगा? सर ये होगा मैरियाना ट्रेंच। सर इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर, ठीक है। इसकी गहराई कितनी है? सर लगभग 11,022 मीटर। ये एक बार फैक्चुअल डेटा है, चेक करेंगे ऊपर नीचे कितना होता है, पर 11,000 याद रखेंगे, 11,000 मीटर इसकी गहराई है। ये कहां पर है? सर ये नेपाल में है, हिमालय का हिस्सा है। ये कहां पर है? सर यहां पर एक देश है, और देश का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस। और ये जिस महासागर में है वो है पैसिफिक ओशियन। यहाँ फिलीपींस सागर भी है, उस पैसिफिक ओशियन का ही हिस्सा है फिलीपींस सागर। वहां पर मैरियाना ट्रेंच स्थित है, वहां पर मैरियाना गर्त स्थित है। अब मुझे बताइए क्या इतनी बातें स्पष्ट हैं? हमने अभी बहुत बेसिक बातों की चर्चा की है, एक बार पीडीएफ में देखेंगे। देखिए जो जो हमने पढ़ा है अब तक एक बार हम देखते हैं। तो हमने देखा कि भूपर्पटी की चट्टान और मिट्टी की परतों से निर्मित पृथ्वी का ठोस भाग ही स्थल मंडल कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक ऑफ द क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल विच सस्टेन लाइफ। पृथ्वी की सतह पर बड़े स्थलीय भागों को महाद्वीप कहते हैं, और बड़े जलाशयों, जहां पर बड़े जलाशय हैं उसके नीचे का जो हिस्सा है वो महासागरीय बेसिन कहलाता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स सेम एवरीवेयर, देयरफॉर वी मेजर द एलिवेशन ऑफ द लैंड फ्रॉम द सी लेवल। सर्वोच्च शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। 11,022 ही है, एनसीईआरटी में 11,022 लिखा हुआ है। सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ग्रेटेस्ट डेप्थ क्या है? मैरियाना ट्रेंच, प्रशांत महासागर में है, और ये 11,022 मीटर के आसपास। अगर आप अब थोड़ा मैपिंग में देख लीजिए एक बार चीज़ों को कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। तो अगर ये देख पा रहे हैं और नहीं भी देख पा रहे हैं तो मैं जगह आपको बता रहा हूँ, आप एटलस में देखिए, ठीक है। मेहनत आप भी कीजिए थोड़ा सा, ओके। तो दोस्तों आप एटलस निकालिए और एटलस में देखिए, यहाँ पर आपको एक देश मिलेगा फिलीपींस। इस जगह पर एक कंट्री मिलेगी फिलीपींस। फिलीपींस के बिल्कुल पास में यहाँ स्थित है मरियाना ट्रेंच। ऊपर एक ट्रेंच है जापान ट्रेंच, ठीक है। और ये किसका हिस्सा है? प्रशांत महासागर का हिस्सा है, पैसिफिक ओशन। मतलब आपको कुछ ऐसे दिखेगा दोस्तों, यहाँ फिलीपींस है, यहाँ कहीं आपको मरियाना ट्रेंच दिखेगा, मरियाना गर्त मिलेगा। एटलस देख रहे हो? जल्दी से वहीं पर चेक करो कि फिलीपींस की राजधानी क्या है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है। और जब आप नोट्स बनाओगे मैपिंग में तो तुरंत वहां पर ये नोट भी कर, अभी एक मैप बनाओगे ना आप लोग कॉन्टिनेंट का, तो वहां पर आप ये नोट भी कर देना कि यार ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप में फिलीपींस है, फिलीपींस की कैपिटल है, और उसी के बाजू में अर्थात पूर्व में प्रशांत महासागर में क्या स्थित है? मरियाना गर्त स्थित है, मैरियाना ट्रेंच स्थित है। तो वहीं पर आप चीजों को नोट डाउन भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब जरा माउंट एवरेस्ट को देख लेते हैं। सर माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? तो देखो दोस्तों, ये एशिया का मैप है, हमारा प्यारा भारत देश दिख रहा होगा आपको, और यहीं पर हमारा पड़ोसी देश है नेपाल। और नेपाल में आप देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से देखना, यहाँ से सवाल अलग तरीके से बनते हैं। अब वो आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा यूपीएससी में कि बताइए कहाँ पर है माउंट एवरेस्ट, ये सवाल तो नहीं आएगा। वो सिर्फ एक लाइन दे देगा माउंट एवरेस्ट के बारे में, और 3 स्टेटमेंट दूसरे ही रहेंगे, पर एक स्टेटमेंट माउंट एवरेस्ट के बारे में देगा कि माउंट एवरेस्ट नेपाल के मध्य में स्थित है। क्या ये सच है? वो मध्य में नहीं है। देखिए आप, अगर आप नेपाल का मैप बनाएं इस तरीके से, अगर आप नेपाल के मैप को ड्रॉ करें, सॉरी मैं पेन चेंज कर दे रहा हूं, अगर इस तरीके से आप नेपाल के मैप को ड्रॉ करें तो यहां पर आता है माउंट एवरेस्ट, यहां पर आता है माउंट एवरेस्ट। तो सर मध्य में नहीं है, ये नेपाल के पूर्व में मिलेगा आपको, ये नेपाल के ईस्ट में मिलेगा। देखिए यहां पर दिख भी रहा होगा, ये यहां पर स्थित है, ओके। इसके अलावा नेपाल में एक और इम्पॉर्टेंट पीक है जिसे हम धौलागिरी के नाम से जानते हैं। तो ये नेपाल में हो गया। और मैरियाना ट्रेंच हमने बताया कि यहाँ पर ये वो जगह है जहां आपको मैरियाना ट्रेंच या मैरियाना गर्त देखने के लिए मिलेगा, ठीक।
क्लियर है? एक बार मैप देख लो, एक बार ध्यान से लो, एक बार चेक कर लो फिर, क्योंकि हमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है। एक बार ध्यान से मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ चीज़ों को ताकि स्पष्ट दिखे आप लोगों को। इस वाले हिस्से पर देखिएगा ध्यान से माउंट एवरेस्ट को, और यहाँ आएगा मरियाना ट्रेंच। ठीक, एक बार देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी में जब आप आगे बढ़ते हैं तो महाद्वीपों के बारे में बात की गई है, पर महाद्वीपों से पहले उन्होंने एक बहुत अच्छे टॉपिक को समझाया है जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास में हल्की हल्की चर्चा की थी, और ये टॉपिक है दोस्तों जल संधि और स्थल संधि, इस्थमस एंड स्ट्रेट। इस्थमस मतलब स्थल संधि और स्ट्रेट मतलब होता है जल संधि। ठीक है, चलिए तो पहले इनको समझते हैं, और ट्रस्ट में बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है। स्टेट पीएससी में जो छोटे प्रश्न आते हैं, 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, उनके लिए ये बेस्ट डेफिनेशन होती है कि आप ये परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए, और दैट्स इट, आपके पूरे नंबर पक्के हैं। वहां से फिर नंबर कटने की संभावना नहीं रह जाती। ठीक, अब जरा चर्चा कर लेते हैं कि सर ये क्या चीज है, कैसे काम करती है, चलिए समझते हैं। तो एक तरफ हम स्थमस बनाएंगे अर्थात स्थल संधि बनाएंगे, और दूसरी ओर हम स्ट्रेट बनाएंगे अर्थात हम जल संधि बनाएंगे। यहां पर हमें क्या समझना है, स्थल संधि, और यहां पर हमें क्या समझना है, जल संधि। चलिए हमने एक डिवीजन भी कर दिया ताकि हमें याद रहे। अब ध्यान देते हैं, देखिए स्थल संधि का मतलब बड़ा साफ होता है, जो दो स्थलीय भागों को जोड़ती है। एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए नॉर्थ अमेरिका और ये मान लीजिए साउथ अमेरिका। इन दोनों को जोड़ने वाला जो स्थलीय भाग है उसे हम स्थल संधि कहते हैं। तो ये दो स्थलीय भागों को जोड़ती है, जबकि दो जलीय राशियों को अलग करती है, दो वाटर बॉडी को सेपरेट करती है। बस यही इसकी परिभाषा है। अब इसको समझना है हमें। हमें क्या याद आया कि सर स्थमस के बारे में बस हमें इतना याद रखना है, स्थमस के बारे में बस हमें इतना याद रखना है कि यह दो स्थल खंडों को, दो लैंड मासेस को जोड़ने का काम करती है, जबकि दो जलीय राशियों को, दो वाटर बॉडी को ये अलग करने का काम करती है। उदाहरण के द्वारा समझो, बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिए अभी मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, तो यहां पर एक महाद्वीप दिखेगा आपको, ये महाद्वीप है नॉर्थ अमेरिका, और यहां आपको एक महाद्वीप दिखेगा, ये महाद्वीप है साउथ अमेरिका। यहां आपको दिखेगा उत्तरी अमेरिका, यहां दिखेगा दक्षिणी अमेरिका। दो बड़ी स्थल राशियां हैं, यस और नो। दो बड़े लैंड मासेस हैं, जी हां सर, ये दो बड़ी स्थल राशियां हैं, ये दो बड़े लैंड मासेस हैं। ठीक है, अब इनको जोड़ने के लिए यहां पर एक छोटा सा स्थलीय भाग पाया जाता है। ये कैसा भाग है, स्थलीय भाग है, छोटा सा है, बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन है तो स्थलीय भाग। एक वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड मास यहां पर पाया जाता है। तो अब मुझे बताइए, क्या हमने दो बड़ी स्थल राशियों को जोड़ दिया? क्या हमने दो बड़े लैंड मासेस को जोड़ दिया? जवाब है हाँ। और यहां पर दोस्तों दो जल राशियां पाई जाती हैं। यहां पर है पनामा की खाड़ी, पनामा की खाड़ी, गल्फ ऑफ पनामा जो कि पैसिफिक ओशन का हिस्सा है, और यहां पर है कैरिबियन सी जो कि अटलांटिक ओशन का हिस्सा है। तो दो जल राशियां अलग हो गई, दो स्थल राशियां जुड़ गई, और इस स्थल संधि को कहा जाता है पनामा स्थल संधि, जो कि दोस्तों पनामा नाम के ही एक देश में है। ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर लंबी है। कोस्टा रिका से शुरू होकर के कोलंबिया तक ये स्थल संधि दिखाई देती है। क्लियर? तो ये होती है स्थमस, ये होती है स्थल संधि।
एक बार फिर से बस इतना याद रखिएगा कि स्थल संधियां दो बड़े स्थलीय भागों को जोड़ती हैं, जबकि दो बड़ी जलराशियों को अलग करती हैं। जो isthmus है, it joins the two major land masses and separate the two water bodies। ठीक है, अब देखिए इसकी परिभाषा। अब यहां लिखा हुआ है a narrow strip of land, a narrow strip of the land joining two land masses। एक सकरा स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। यहां जो जल संधि देखने मिलेगी उसे हम पनामा कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सर स्थमस तो क्लियर हो गया, स्ट्रेट के बारे में बताइए। बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट के बारे में बताते हैं। जल संधि तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो दो जल राशियों को जोड़े उसे हम जल संधि कहेंगे। जो दो अलग अलग वाटर बॉडी को कनेक्ट करे उसे हम स्ट्रेट कहेंगे। तो स्ट्रेट की डेफिनेशन ही यही होती है कि एक ऐसा जलीय भाग, एक ऐसा वाटर पोर्शन जो कि दो जलीय राशियों को जोड़ने का काम करता है, जबकि दो स्थलीय भागों को अलग करने का काम करता है। एक ऐसा वाटर बॉडी या वाटर पोर्शन which connect two or more than two water body or which separates two or more than two land masses। ठीक है, तो स्थल संधि में स्थल रहेगा, जल संधि में जल रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसा मान के चलिए कि अगर दो लोगों की शादी हो रही है तो दो लोगों की शादी में आपने देखा वो पीछे एक वो बांधते हैं ऐसा करके। ठीक है, हमारी शादी हुई थी, हमको ऐसे बांधा गया था, इसको ऐसे ऐसे लेके चलना पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि शादी स्थल पे हो रही है तो वो जो नॉट है वो स्थल मंडल वाली होगी, अगर जल में हो रही है तो जल मंडल वाली होगी, मतलब वाटर बॉडी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। अब इसको जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर जलीय राशियां स्थलीय राशियां कैसे जुड़ेंगी, एग्जाम्पल के द्वारा समझो। देखिए भारत में, ये इंडिया का मैप है, भारत में यहां पर एक राज्य है तमिलनाडु और यहां पर एक देश है श्रीलंका, और श्रीलंका के यहां पर एक जगह है, जिला है जिसका नाम है जाफना। ओके, जाफना। इन मैप को जब आप देखोगे तो यहां पर दोस्तों बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, और यहां पर जब आप देखोगे तो पाक खाड़ी है, बे ऑफ पाक है। ठीक है, पाक खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ती है यहां पर एक छोटी सी जल संधि जिसे कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। इंग्लिश में इसे कहा जाता है पाक स्ट्रेट। तो किस किस को जोड़ रही है पाक स्ट्रेट? तो पाक स्ट्रेट बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, जबकि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के जाफना से अलग करती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, द पाक स्ट्रेट कनेक्ट्स बे ऑफ बंगाल विद बे ऑफ पाक एंड इट सेपरेट्स तमिलनाडु ऑफ इंडिया फ्रॉम जाफना ऑफ श्रीलंका। अब इन दोनों को, और इसका जो नाम है ना पाक, ये पाकिस्तान के नाम पर नहीं पड़ा है। बेसिकली रॉबर्ट पाक एक गवर्नर थे मद्रास के, उन्हीं के नाम पर पाक की खाड़ी का नाम पड़ा है और उन्हीं के नाम पर इस जल संधि का नाम पाक स्ट्रेट रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी नदियां गिरती हैं। पाक की जो खाड़ी है ना, या पाक जल डमरू मध्य है, जिसमें एक बहुत फेमस नदी है तमिलनाडु की जिसका नाम है वैगई। ये सवाल भी पूछा गया था कि वैगई जो है वो इसी इलाके में जाकर के गिरती है जो पाक जल डमरू मध्य वाला इलाका है। अब इसको एक बार मैप में देखिए कहाँ पर किस तरह दिया गया है। तो पहले मैं आपको पाक स्ट्रेट के बारे में बताता हूँ। ये देखिए, ये पाक स्ट्रेट है, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये पाक की खाड़ी है, और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? पाक स्ट्रेट। अलग कौन हो रहा है? तो ये तमिलनाडु है और ये श्रीलंका का जाफना वाला इलाका है। और यहीं पर आप देखेंगे
पाक खाड़ी के बिल्कुल दक्षिण में, तो यहां आपको दिखेंगे आइलैंड। यहीं पर एक आइलैंड है पंबन आइलैंड, और पंबन आइलैंड के बाद यहां पर एक ब्रिज बना हुआ है। इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज या राम सेतु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखें कि पाक जल संधि तमिलनाडु और जाफना को अलग करती है, जबकि बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। इसका नाम मद्रास के गवर्नर रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है। तो ये पाक जल संधि का मैप हो गया। आप भी एक बार देखेंगे मैप में जाकर के, और लोकेशन ध्यान से देखो। हमें ये लगता है कि पाक स्टेट यहां पर है, जबकि ऐसा नहीं है। आप देखो पाक स्टेट ऊपर वाले इलाके में, यहां पर है पाक स्टेट। अब अगर इंडिया के मैप में भी आप इसे देखोगे तो यहां पर दिखेगा आपको, देखो यहां यहां। तो ये छोटे छोटे ना मैपिंग जो हम एरर करते हैं, वो हमें ध्यान देना चाहिए कि सर ये है कहां पर बेसिकली। तो अगर आप मैप बनाओगे तो यहां पर आपको पंबन द्वीप दिखेगा, ये श्रीलंका वाला हिस्सा है, तो यहां आपको पाक स्ट्रेट दिखेगा। इन चीजों पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग होती है। अब दूसरा पनामा के बारे में, तो पनामा देख लीजिए। देखिए ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, यहां पर एक देश है कोलंबिया, ये देश है पनामा, और ये देश है कोस्टारिका। तो कोस्टारिका और कोलंबिया के बीच में ये पनामा नाम का देश है, और इसी देश को हम पनामा स्थल संधि कहते हैं। किसे जोड़ रहा है? नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से जोड़ रहा है। अलग किसे कर रहा है? यहां पनामा की खाड़ी है जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, और ये कैरेबियन सागर है जो अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। उन्हें ये अलग करने का काम कर रहा है। इस मैप में देखिए ये कोस्टारिका है, ये पनामा है, यहाँ कोलंबिया है, यहाँ कैरेबियन सागर है, और यहाँ गल्फ ऑफ पनामा है। ठीक है, गल्फ ऑफ पनामा। तो उसको अलग करने का काम कर रहा है। बेसिक इंफॉर्मेशन भी दी गई है, छोटी छोटी बातें पनामा जल संधि के बारे में। तो ये दो बेसिक टॉपिक हमें और पता होने चाहिए कि स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, और स्ट्रेट के साथ साथ दोस्तों जो जल संधि स्थमस है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए आज मेरी दूसरी क्लास है, तो आज हम टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करेंगे। कल की क्लास में हम इसे कंप्लीटली ख़त्म करेंगे और बहुत अच्छे से मैपिंग वर्क करेंगे। आज सारी बेसिक बातें हमने पढ़ ली हैं, कल हम इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।